अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अटेंडेंस मार्क कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप साथ साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अटेंडेंस मार्क होते रहें जी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर मैं देखता हूँ आगे चलते हैं। जी शुक्र, आज टाइम थोड़ा है इसलिए आपका क्वेश्चन कोई नहीं है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। कल कैल्विन साइकिल का इंट्रोडक्शन हो गया था, तारुफ हो गया था। उसके हवाले से चंद चीज़ें, चंद अहम चीज़ें, चंद अहम पॉइंट्स। एक तो जो मैंने क्वेंचिंग जो कि उसकी हिस्ट्री के हवाले से था कि कैसे डिस्कवर हुआ, कि कौन सी चीज़ कैसे होती है, ये मैंने जो कल बयान कर दिया था। आज हमने साइकिल को पढ़ है। सिर्फ इसमें एक मैं पॉइंट बताना चाहूँगा, अहम पॉइंट है। अगर आपको अपने FSC की बुक से कैल्विन साइकिल याद रहा, उसने वहाँ पे बहुत सिंपल सिंप्लीफाइड दिया हुआ था। उसमें प्रॉपर एक्शन नहीं थे, सिर्फ जस्ट आप कह लीजिए कि सारा पूरी FSC लेवल पे ज़्यादा वही काफ़ी था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको प्रॉपर उन चीज़ों के नाम भी बताने पड़ेंगे, फार्मूले भी याद करने पड़ेंगे जिनका ताल्लुक कैल्विन साइकिल के साथ है। जिनका ताल्लुक सॉरी वो तमाम रिएक्शन, वो तमाम केमिकल जो कि कैल्विन साइकिल में मेंशन होते हैं, वो सब कुछ आपको बयान करना है, मेंशन करना है। FSC के हवाले से जब मैं बात करने लगा था कि FSC में और कुछ तो नहीं था, लेकिन एक छोटी चीज़ थी कि उसने कैल्विन साइकिल को 3 फेजेस या 3 स्टेजेस में तकसीम किया हुआ था, जो कि 3 अहम पॉइंट्स को शो करती हैं। अगर आप उस पर जस्ट एक नज़र डाल लें तो इसको समझने में, याद रखने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि डिपेंड करता है आपके पास बुक कौन सी है, उसने वो स्टाइल दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। ये चीज़ थोड़ी सी जो है मुख्तलिफ है आपके लिए, तो वो इसलिए मैंने कहा कि उसको एक बार नज़र मार लीजिए। बहरहाल उसमें 3 खासियत थी। फिक्सेशन ऑफ CO2, जिसको कार्बन डिस्ट्रीब्यूशन का नाम भी दिया जाता है। सेकंड, उसमें लोफेसा रिडक्शन। रिडक्शन वो स्टेप है जिसमें NADPH यूज़ होती है। NADPH यूज़ होने का मतलब ये है कि उसमें प्रोटॉन्स ऐड हो जाते हैं। NADH हम प्रोटॉन कैरियर भी कहते हैं। तो जो प्रोटॉन लेके आई होती है NADH किसी और रिएक्शन से, जिसको हम आगे पढ़ चुके हैं, वो उन चीज़ों में ऐड अप होगा जहाँ पे CO2 ऐड हो चुकी है। और ऐसे ही यहाँ पर ज़ाहिर है कि ATP भी स्मॉल मॉलिक्यूल पे एनर्जी है जो कि इस रिएक्शन को ड्राइव कर रही होती है। और आखिरी हिस्सा जो है वो है रीजनरेशन ऑफ प्रिकर्सर कंपाउंड। आखिरकार वो वाले कंपाउंड दोबारा बन जाते हैं जहाँ से ये पूरा साइकिल शुरू हो जाता है। अब चूँकि हमने साइकिल को इन जनरल डिटेल से पढ़ना है, बहुत सी चीज़ें इसमें आएंगी, वन बाय वन डिस्कस होंगी, रिएक्शंस होंगे। अब इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम हो सकती है कि साइज, मैंने कल बता दिया था कि मुख्तलिफ ऑथर्स ने मुख्तलिफ बुक्स में, आपके पास कौन सी बुक है, कुछ लोगों ने सिंगल CO2 के साथ रिएक्शन को रन किया है, कुछ लोगों ने 3 CO2 के मॉलिक्यूल ऐड किए हुए हैं, और कुछ लोग 6 CO2 के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। बहरहाल आप सिंगल से करें, 3 से करें, 6 से करें, रिएक्शन में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, रिएक्शन सेम रहेगा। फ़र्क पड़ेगा आपकी प्रोडक्ट। अब अगर तो सिंगल CO2 ऐड कर रहे हैं तो उसमें जस्ट खाली प्रोडक्ट लिखी जाएगी, प्रोडक्ट एक्चुअली उसमें
एक बार नहीं बनेगी, 3 बार साइकिल चलेगा तब 3 कार्बन जो है फिक्स हो सकेंगे और एक ट्रायोस बने। अगर 3 CO2 और 3 प्रीकर्सर मॉलिक्यूल यानी RuBP या रिब्रोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इसका पूरा नाम रिब्रोज 1,6 डाइफॉस्फेट, मैं इस काम को दोबारा करूँगा, और 3 CO2 के साथ रिएक्शन शुरू किया जाए तो डायरेक्टली एक ट्रायोस जो है शुगर बन जाए। अगर 6 CO2 ऐड की जाए और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिब्रोज 1,5 डाइफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट जो भी नाम आप फॉस्फेट का हो से किया जाए तो ट्रायोस के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे जिससे ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बन जाए। बहरहाल ये मैंने एक बैकग्राउंड बता दिया है, अपने बुक के सामने रख लीजिए। तो हम एग्जॉटिक बस रामे हैं, रामे ने सिंगल CO2 शो किया है, 3 CO2 शो की है, 6 की है, आपने बताया है तो बताएगा कितने शो किए हैं? 6 मॉलिक्यूल रामे ने 6 किए हैं। जिनके पास कार्बन है, कार्बन ने कितने शो किए हुए हैं? कार्बन सर 1 मॉलिक्यूल, कार्बन ने 1 शो किया, ठीक है। और अगर किसी के पास इल्मी या कोई और बुक है तो उसने कितने शो किए हुए हैं? किसी के पास क्लास में अगर कोई और बुक है उसने कितने कार्बन CO2 कितने CO2 से रिएक्शन चलाया हुआ है, ये कोई इन्फॉर्म कर दो ताकि मैं वो चीज़ें फिर बयान कर दूँ उसके मुताबिक एक्सप्लेन कर दूँ। चलें ठीक है जी, आप लोगों के पास मेजॉरिटी के पास चुके रामे हैं और रामे ने 6 CO2 शो किया हुआ है, दोबारा जी बताइएगा। सर, चलें जी सर 6 जी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, 12 से भी हो सकता है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, चीज़ें वही रहेंगी, चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में फर्क पड़ेगा। दोबारा सुन लीजिए, हर सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड शो की गई है, 3 शो की गई है, 6 की है, 12 की है, जितनी मर्जी शो कर लें, रिएक्शन पे साइकिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रोडक्ट पे फर्क पड़ेगा जी, प्रोडक्ट कब बनेगी और किस तरह से बनेगी, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। चनाचे इसको बिल्कुल सिंपल रखने के लिए मैं इसको सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड से शुरू करूंगा। याद रखिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है, रिएक्शन सेम रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में फर्क पड़ेगा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे कि वो क्या फर्क है। चलें जी, अब मैं अब पहले आपको बता चुका हूँ, पहले मैंने डिस्कस किया था ये वाला कि जब हम साइकिल की बात करते हैं तो साइकिल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, साइकिल आप जहां से शुरू करेंगे आप आखिरकार वहीं पहुंच जाएंगे घूमने के बाद। लेकिन जैसे मैंने कल बताया था, अब कुछ चीजें आर्बिट्रेरी होती हैं, हमने खुद अपने मर्जी से एक खास वजह से ये डिसाइड किया कि जहाँ पे CO2 एंटर हो रही है, CO2 एंटर होगी तो ये प्रोसेस ज़ाहिर है कि चलना शुरू हो जाएगा, हम उस रिएक्शन को रिएक्शन नंबर 1 काउंट करते हैं। यानी कि ये एक्चुअली पहला रिएक्शन नहीं है, क्योंकि तो साइकिल में कोई पहली चीज़ नहीं होती है, साइकिल तो हर जगह से इक्वल है। हम अपनी सहूलत के लिए, ये हमारी अपनी फैसिलिटेशन है, हमने आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेरी ये फैसला किया है कि हम इसको रिएक्शन नंबर 1 कहेंगे ताकि काउंटिंग आसान हो जाए। और तमाम साइकिल में हम ऐसे करते हैं, किसी खास पॉइंट को सेट कर लेते हैं और फिर वहीं से उस रिएक्शन को स्टडी करते हैं। ये मैंने इस पॉइंट को इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि कोई आपको इस पर कंफ्यूज कर सकता है आगे का। जी, अब लफ्ज़ पे गौर करना है, मैं नाम 2 तरह से बोलूँगा। पुरानी किताबों में रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट का लफ्ज़ मिलता है, न्यू बुक्स में रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का लफ्ज़ मिलता है। डाइफॉस्फेट और बिसफॉस्फेट सेम एक ही चीज़ को शो कर रहे हैं। रिबुलोज इज 5 कार्बन शुगर, रिबुलोज इज ए 5 कार्बन शुगर। अब डिपेंड करते हुए आपके पास वो जो बुक है उसको चेक कीजिएगा, उन बुक्स में, मोस्ट बुक्स में जहाँ तक मेरा ख्याल है फार्मूले बने होने चाहिए। रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का फार्मूला मौजूद होगा, आप कार्बन चेक करेंगे, कार्बन 5 हैं, 2 जगह पे पहले और आखिरी कार्बन के साथ आपको पी फॉस्फेट को इंडिकेट करता है नजर आ रही होगी। CO2 एडअप हो रही है और एंजाइम, इसके अलावा इसमें पानी भी यूटिलाइज होगा। एंजाइम जिसका नाम डिपेंड करता है आपकी बुक ने एंजाइम दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। आई एम श्योर आप लोगों ने रोबिस्को पढ़ा हुआ है, याद है, भूल चुका हुआ है जी रोबिस्को। सर, जी, ताहर ने कहा जी यस, और कोई भी किसी को नाम याद है रोबिस्को का? सर चलें जी, 2 बच्चे हो याद गए। है सर, चलें, कोई इसका पूरा नाम बता याद सकता है। है? रोबिस्को का पूरा नाम क्या है, फुल नेम? रोबिस्को एब्रिविएशन है, व्हाट इज फुल नेम ऑफ रोबिस्को? सर राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज।
जी, ताहर ने जवाब दिया जी। और कोई जवाब देना चाहते हैं? राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये तो सेम वही जवाब है जो ताहर ने कहा है जी। और कोई नहीं ये जवाब? क्या इसे कहते हैं? और कोई जवाब दे। दो बच्चों ने सेम जवाब दे दिया। एनी मोर आंसर? सर राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोलेज। जी, आपकी आवाज़ कट गई जी। ना, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, नेट का मसला आपका शायद। और कोई जी? ये तो सर आप लोग जो भी जवाब दे रहे हैं राइबोलोज उसके 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोलेज। नहीं, आपने तो बिल्कुल गलत कर दिया जी। आपने तो उसके नाम का तलफ़्फ़ुज़ ही खराब कर दिया बेचारे का। और कोई जी? चलें, बहरहाल जो आपने बताया है वो ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ राइबोलोज उसमें बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये तो सब बता रहे हैं। मैंने कब कहा है कि राइबोलोज इसे बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये सब बच्चे बता चुके हैं। आपसे पहले 4 बच्चे यही नाम बता चुके हैं। सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ का फ़र्क है, कुछ ने उसको ज़्यादा बिगाड़ दिया, कुछ ने ज़रा कम बिगाड़ा। जी, चूंकि मेजॉरिटी का आंसर सेम है। बहर इट इज रिबुलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। जो चीज़ आप भूल गए हैं मैं वो बता देता हूँ। ये एंजाइम डुअल एंजाइम है, दो काम करता है। ये एलोस्टेरिक एंजाइम है। ये कार्बोक्सिलेज के साथ साथ इसका आखिरी रेफरेंस है ऑक्सीजनेज। इट इज कार्बोक्सिलेज एज वेल एज इट इज ऑक्सीजनेज। रिबुलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज डबल एक्टिव एंजाइम है। दिस इज एन एलोस्टेरिक एंजाइम। डू यू नो व्हाट आर एलोस्टेरिक एंजाइम्स? Do you remember what are allosteric enzymes? No one remember. चलें, छोड़ दें। सर जी इसकी 2 एक्टिव साइट्स होती हैं। और कुछ मजीद? अगर 3 एक्टिव साइट हो फिर क्या होगा? जिसके पास एलोस्टेरिक चलें, छोड़ें, ये अलग क्वेश्चन है जी। ये एंजाइम RuBP CO2 और साथ पानी को मिला के पहले प्रीकर्सर पे कन्वर्ट कर रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब दोबारा गौर कीजिए, हमने चूंकि सिंगल CO2 से शो किया है, एक मॉलिक्यूल RuBP का, उसमें 5 कार्बन है, CO2 में 1 कार्बन है, 5 जमा 1 6 कार्बन। इस पे अब गौर करना है, दोबारा ध्यान रखना है। RuBP में 5 कार्बन थे, CO2 में 1 है, 5 जमा 1 6 कार्बन। जो पहला मॉलिक्यूल बनेगा वो एक्चुअली 6 कार्बन इंटरमीडिएट होगा। जो मेरे पास बुक है उसमें उसको शो नहीं किया गया हुआ, लेकिन डिपेंड करते हुए आपको कौन सी बुक है उसने वो शो किया हुआ कि नहीं किया हुआ मुझे देखना पड़ेगा जी। किसी के पास डिपेंड करता है। नो, मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नोट कर लीजिएगा दोबारा कि जब दो चीजें मिलती हैं, जो पहला मॉलिक्यूल एक्चुअली बनता है वो 6 कार्बन अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। वो फौरन ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं और वो मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के होते हैं। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जी, क्लियर है? आपकी बुक में ऐसे ही है, कुछ और वेरिएशन तो नहीं है इसकी? आगे चलें। नेक्स्ट रिएक्शन में NADPH और जी ताहर क्या कह रहे थे आप? ताहर आप क्या कहना चाह रहे थे? कुछ नहीं सर। चलें, नेक्स्ट रिएक्शन है जी। इसमें NADPH और ATP यूज हो रही हैं। NADPH से प्रोटॉन मिलेंगे और ATP द्वारा एनर्जी प्रोवाइड करेगी और फास्फेट प्रोवाइड करेगी। ट्रायोस फास्फेट डिहाइड्रेज एंजाइम का नाम है। पानी का मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा और वो जो मॉलिक्यूल बना था 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फार्मूला दिया गया। इससे आगे अब कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन शुरू हो जाएंगे और डिपेंड करता है कि आपकी बुक ने उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया होगा। उन सब चीज़ों को हम लेके चलेंगे वन बाय वन। ये भी हो सकता है कि मैंने एक ही जगह पे जिक्र कर दिया है कि ये एंजाइम और इस पर कन्वर्ट हो गया। हो सकता है कि कुछ बुक्स के अंदर इसको 2 स्टेप में बयान किया गया हो, और अगर 2 स्टेप में बयान किया गया हो तो पहले स्टेप में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा और ATP यूज होगी, एंजाइम काइनेज होगा।
और जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें NADPH ऐड होगी और 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाएगी। अब आप चेक कर लेना आपकी बुक में एक स्टेप में रिएक्शन शो किया है या 2 में शो किया है। अगर 2 में शो किया तो ये 1 2 3 ऐसे बन जाएंगे, अगर 1 में शो किया तो ज़ाहिर है फिर उसमें 2 चीज़ें इकट्ठी जगह पे ऐड कर दी। नेक्स्ट प्रोसेस 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन गया। इससे अब आगे क्या होगा, याद रखिएगा कि जो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना है, अब एल्डिहाइड से ऑलरेडी वाकिफ में ये क्या होता है। अब चूंकि इसके आगे बहुत से रिएक्शन होने हैं, हमने उन रिएक्शन को देखना है। मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन चेक कीजिए, जो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो रहा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, DHAP। आप इस नाम से वाकिफ हैं पहले से? आई एम श्योर क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं पहले से, कि भूल चुका हुआ नाम ये वाला? 3-phosphoglyceraldehyde is interconvertible in DHAP और DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। एक सेकंड पॉसिबिलिटी, जब ये जो सेकंड रिएक्शन करना चाहिए, अब रिएक्शन चूंकि मुख्तलिफ, मैं पहले बता चुका हूँ, चूंकि मुख्तलिफ बुक्स में रिएक्शन मुख्तलिफ तरीके से दिए हो सकते हैं और उसके बनाने की स्कीम डिफरेंट हो सकती है, उससे रिएक्शन की तरतीब में फर्क पड़ सकता है कि जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी तरतीब कुछ और होगी, आपके पास कुछ और होगी। जी, DHAP यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ये दोनों मिल रहे हैं, एंजाइम का नाम है एल्डोलेज और जो चीज़ बन रही है वो है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। इसके नाम को सुन के आपको कोई और नाम याद आया हो, ये नाम आपने इससे पहले कहाँ पढ़ा होगा? फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ये आप FSC से पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिक में तो शायद नहीं होगा, FSC में पढ़ा हुआ है। और चूंकि आप 3rd 4th सेमेस्टर में जोलॉजी जो पढ़ चुके हैं, 3rd में गलबन बायोकेमिस्ट्री शामिल थी, बायोकेमिस्ट्री में भी शामिल था रिएक्शन ये वाला, या इसमें नहीं चले। बहरहाल आपको याद नहीं है, आपकी आवाज़ कट गई। इरम, आपके नेट में हमेशा से प्रॉब्लम होती है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आती है बिल्कुल भी। चले बहरहाल ये एक रिएक्शन हो गया जी। याद रखते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट, ये वो चीज़ है जो ग्लाइकोलिसिस में भी आपने नाम पढ़ा हुआ है। ग्लाइकोलिसिस में इस चीज़ का नाम मौजूद है और सेल्स के अंदर बहुत सी चीज़ें कंबाइन होती हैं, बहुत से रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा जगहों के ऊपर मौजूद है। जी, अब मैं एक और रिएक्शन शो करने लगा हूँ। जो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, 3 कार्बन कंपाउंड, ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से भी रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन है इस पे मुझे आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि जो कुछ किताबों ने बिल्कुल सिंपल शो किया हुआ है कि सिर्फ एक CO2 के साथ उन्होंने रिएक्शन को चलाया होता है। जब आप एक CO2 से रिएक्शन चलाते हैं और एक ही चीज से 2-3 एरोस का मतलब होगा कि ये ऐसे भी रिएक्ट कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, हर तरह से एक ही चीज के 3-3 रिएक्शन भी शो किए गए। अगर 3 CO2 से करेंगे तो ज़ाहिर है कि वो 3 जहाँ पे इसके लिए 3 चीज़ें बनेंगी वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। और 3 CO2 हो तो उस सूरत में आप एक ही साइकिल में आपको एक ट्राइस फॉस्फेट एज प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी। अगर आप 6 CO2 के साथ चलाते हैं तो रिएक्शन कंप्लीटली सारे के सारे शो किए जा सकते हैं और उस सूरत में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल आप प्रोडक्ट में शो कर सकते हैं। ये वो रीज़न थी, मैंने पहले बता दिया था कि मुख्तलिफ ऑथर्स क्यों 1 या 3 या 6 या 12 के साथ भी शो करते हैं सुक्रोज अगर बनाना चाहते हैं उस सूरत में। बहरहाल जब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना, इसका मतलब रिएक्शन ये 2 बार 3 बार 4 बार होगा। जैसे जैसे G3 भी बनता जाएगा वैसे वैसे वो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल बनते जाएंगे। अब दोबारा वर्क कीजिएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन है। 6 + 3 जब ये मिलेंगे तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो 9 कार्बन वाला होगा। 9 कार्बन वाला जो शुगर बन रहा है वो अनस्टेबल होते हैं और वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और जब वो ब्रेक होगा तो 2 मुख्तलिफ मॉलिक्यूलों में तब्दील हो जाएगा। एक है एरिथ्रोस जिसमें 4 होते हैं और दूसरा है ज़िरुलोज जिसमें 5 कार्बन होते हैं। 5 दोबारा नोट कीजिएगा कि बहुत से ऑथर्स ने जो
दरमियान में इंटरमीडिएट बनता है जो अनस्टेबल होता है, वो शो नहीं किया होता। रिटर्न के अंदर डिस्क्रिप्शन होती है कि जब 3 और 6 मिले तो 9 कार्बन वाला एक अनस्टेबल कंपाउंड बना जो 4 ब्रेक हो गया और ब्रेक होके 4 कार्बन वाला एरिथ्रोज और 5 कार्बन वाला ज़ेलुलोज, ये 2 कंपाउंड्स पैदा हो गए। ये एक साइड रिएक्शन हमारा मुकम्मल हुआ। मज़ीद आगे चलें। पीछे क्योंकि जिक्र हुआ था कि मॉलिक्यूल एक बना था जो ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट उसमें से फॉस्फेट निकल जाएगा, वो खाली फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा और ये आगे रिएक्शन शो कर सकेगा 3 पीजी के साथ मिल के जो एरिथ्रोज और ज़ेलुलोज। अब अगले रिएक्शन की तरफ आए। जो भी एरिथ्रोज का जिक्र आया है 4 कार्बन शुगर, 4 कार्बन कंपाउंड एरिथ्रोज, ये 4 कार्बन कंपाउंड DHAP के साथ मिलेगा। अब दोबारा चेक करें, जब 4 कार्बन प्लस 3 कार्बन लेंगे तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। 4 कार्बन प्लस 3 कार्बन 7 कार्बन कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है सीडोहेप्टेलोज 17 डाइफॉस्फेट या सीडोहेप्टेलोज 17 बिसफॉस्फेट। ये डाई और बिस दोनों इक्वल है, मुख्तलिफ कार्बन में दोनों देते हैं। अगले स्टेप में ये मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट पानी और फॉस्फेट को लूज करेगा और सीडोहेप्टेलोज 7 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन सीडोहेप्टेलोज 7 कार्बन 3 कार्बन वाले 3PG 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से मिलेगा। अब 7 + 3 मिलकर 10 कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा है, ये भी अनस्टेबल है। 10 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड टूटेगा और इसके टूटने से 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और ये दोनों मॉलिक्यूल 5 कार्बन होंगे, लेकिन इनसे एक होगा राइबोस 5 फॉस्फेट, दूसरा होगा ज़ेलुलोज 5 फॉस्फेट। ये नाम एक बार पहले भी आ चुका है, ज़ेलुलोज 5 फॉस्फेट, जब वो बना था उस 9 कार्बन वाले अनस्टेबल मॉलिक्यूल। राइबोस के नाम से पहले से वाक़ शुरू मालूम है। ये राइबोस 5 फॉस्फेट नेक्स्ट स्टेप में रिबोलोज 5 फॉस्फेट, ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। और आखिरी जो इधर से आखिरी है और अगर दूसरे से आते हैं तो वहाँ पे तकरीबन एक और स्टेप होगा। पीछे हमने जहाँ पे जिक्र किया था ज़ेलुलोज, ये चूंकि रिएक्शनों की तरतीब और नंबरिंग वेरी कर रही है किताबों में। ज़ेलुलोज 5 फॉस्फेट जो 2 जगह से बना है, एक ये बना था वो उस 9 वाले कार्बन से टूट गया था जहाँ पे एरिथ्रोज बना था, और दूसरा ये अभी हमने जो पढ़ा है कि ये बना है सीडोहेप्टेलोज की ब्रेकेज से जब वो मिला है 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ। यानी ये ज़ेलुलोज भी आइसोमराइज होकर रिबोलोज 5 फॉस्फेट में करना हो जाएगा। यहाँ पे जो सेकंड लास्ट रिएक्शन है हमारा प्रीकर्सर बनने के लिए, एक बार फिर एक बहुत अहम प्रोसेस होगा कि जो रिबोलोज 5 फॉस्फेट है इसके साथ दोबारा ATP एक्ट करेगी और ये ATP उसको रिबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगी। यानी हम आखिरकार वहीं पहुंच गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। अब इसके रिएक्शन पूरे हो गए हैं। मैंने पहले बता दिया था इसमें एक ही कॉम्प्लिकेशन है और वो ये कॉम्प्लिकेशन है कि कार्बन एक CO2 एक से शुरू किया है, 3 से किया है या 6 से किया है, उसके मुताबिक मॉलिक्यूलों की तादाद मुख्तलिफ होगी कि कहाँ पे कितने मॉलिक्यूल का, वो आपने अपने इसको देख के उससे फैसला होगा कि कहाँ पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो सकेगी। जी, अब चूँकि टाइम इतना कम रह गया है कि ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लंबा है, हम इसको भी लेके आगे चलेंगे। इसलिए फिलहाल इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। टाइम खत्म होने में सिर्फ 1-1.5 मिनट बाकी है, अब तक पूरा नहीं हो सकता इसकी डिस्कशन, लॉन्ग डिस्कशन है। इसमें जो ये नाम आए हैं खासतौर पर ज़ेलुलोज, राइबोस, रिबोलोज, ये 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये सब आइसोमेरिक हैं, एक इंटरकॉन्टेबल। जो अनस्टेबल कंपाउंड है एक जगह पे 9 कार्बन और एक जगह पे 10 कार्बन है, उनके नाम नहीं दिए जाते क्योंकि अनस्टेबल हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते, फौरन ब्रेक हो जाते। इसकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे क्योंकि कम टाइम में वो डिस्कस हो नहीं सकती। चलिए, हमारे पास जस्ट आखिरी मिनट चल रहा है, आपका टाइम पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह, इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।